मैं कम सर। यस कमिंग। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। सीमा जी, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। जी सर, मैं नवगठित जिले खैरतल से बिलोंग करती हूँ। मेरी 10वीं तक की जो एजुकेशन है वो किशनगढ़ तहसील के ही गांव बुम्बोरा से हुई है। इसके अलावा मैंने 12वीं तक की जो शिक्षा है वो पैराडाइज उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरी तहसील किशनगढ़ से प्राप्त की है। ग्रेजुएशन में सर मैंने बीए किया है, जिसमें मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर और इकोनॉमिक्स थे। इसके अलावा मैंने 2021 में समपाठी विद्यार्थी के तौर पर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। और सर मैंने 5 साल पटवारी के पद पर कार्य किया है और वर्तमान में मैं पॉलिटिकल साइंस में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। पॉलिटिकल साइंस में अभी लेक्चरर के पद पे काम कर रहे हैं। इससे पहले आप 5 साल तक है वो पटवारी के पद पे काम किया। जी सर। इन दोनों ही पदों की है वो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी सर। पटवारी और एजुकेशन। जी सर। आप इन दोनों में है वो क्या क्या आपने है वो इन दोनों ही सर्विस में सीखा है? क्या चैलेंज आपने है वो देखा है कि पटवारी के सामने क्या चैलेंज है, फिर आपने है वो लेक्चरशिप में है वो आपने है वो क्या? जी सर। हाँ। सबसे पहले पटवारी में जो जनता है, आम जनता है गांव की, उनसे एक जुड़ाव महसूस करना होता है ताकि उनको हम योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। जो सरकार की नए मिशन है उनके तहत उनमें जागरूकता लेके आ सके, उनके लिए प्रेरित कर सके। और जो स्कूल है उसका दायरा तुलनात्मक रूप से सीमित है, जिसमें हमें बच्चों को मोटिवेट करना होता है, जो देश के भविष्य है उनका निर्माण करना होता है, उनमें नैतिक मूल्यों का निर्माण करना होता है। तो उसमें बच्चों से मुख्य जुड़ाव है और उसमें आम जनता से। आप लेक्चरर हैं। जी सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो उसको लेकर है वो यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियसली काम कर रही है। जी सर। स्कूलों में है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? जी सर, इसमें जो प्रमुख चुनौती है वो संसाधनों की है, क्योंकि मानव संसाधन और इंफ्रा दोनों का ही अभाव हमें स्कूल में दिखाई देता है। जैसे एनईपी में हमने डिजिटल जो एक एजुकेशन है उस पर ज्यादा जोर दिया है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अभी गांव में लैट बात है, इनकी भी सुविधाएं नहीं है या रूम्स नहीं है। जैसे मेरा खुद का स्कूल है उसको अपग्रेड करके 12th तक बनाया गया था, लेकिन अभी रूम्स की भी कमी है, बच्चों को बैठने में परेशानी आती है। तो एक मुख्य कमी ये दिखाई देती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा है वो और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो प्राय सभी है वो ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से है वो एनईपी है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाने में है वो डाउट ही महसूस किया जा रहा है। जी सर, यदि मैं स्पेशल राजस्थान की बात करूं तो इंफ्रा के अलावा एक टीचर्स की कमी है। 3 लाख पद में से केवल 1.5 लाख पद हैं वो ही भरे हुए हैं, बाकी 1.5 लाख पद रिक्त चल रहे हैं। तो एक जो शिक्षक और छात्र अनुपात है वो असंतुलित है। और इसके अलावा जो नामांकन है, जो ड्रॉप आउट की समस्या है वो स्कूलों में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर आबादी गांव में निवास करती है और उसमें भी जो कृषि पे मुख्य उनकी आजीविका है। तो जब जब कृषि का कार्य आता है तो बच्चे स्कूलों से नदारद रहते हैं। तो एक और यदि मैं ऑल ओवर देश की बात करूं तो इसका दक्षिण राज्य है उनके द्वारा विरोध किया जाता है। विरोध क्यों किया जा रहा है दक्षिण के राज्यों को? त्रिस्तरीय जो भाषा का फॉर्मूला है उसको लेकर है वो क्यों विरोध किया जा रहा है? हाँ जी सर, जो दक्षिणी राज्य हैं उनको ये महसूस होता है कि हम पर हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है, जो कि हमारे जो कल्चर है उसके खिलाफ है। जब उत्तरी जो राज्य हैं यदि उनमें दक्षिण की किसी भाषा को इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो हमें जबरदस्ती हम पर हिंदी थोपी जा रही है, इस कारण से इसको विरोध किया जाता है। दूसरा सर, ये जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्यों को लगता है कि इस पर जो कानून बनाने का अधिकार वो हमें भी है, तो इसलिए जबरदस्ती नहीं थोपा जाए। जातिगत जनगणना का एक विषय चल रहा है जिसकी अधिसूचना भी है वो जारी कर दी गई है। इस जातिगत जनगणना को लेकर है वो क्या क्या चुनौतियां हैं वो सामने आ सकती है? जी सर, चुनौतियों में प्रमुख ये है कि यदि डेटा का सार्वजनिकरण किया गया तो एक जो जातिवाद है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। नहीं, डेटा का सार्वजनिकरण तो किया ही जाएगा, जनगणना करवाई क्यों जा रही है? जी सर, इसीलिए कि जो जातिवाद वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा गहरा सकता है। दूसरा, आलोचकों का ये मानना है कि इस प्रकार के जो डाटा है उनका सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। ये जातिगत जनगणना है वो संघ का विषय है, लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा अपने लेवल पर ही है वो जातिगत सर्वे है वो करवा लिया गया।
जी सर, ये जनगणना और सर्वेक्षण इन दोनों को एक अलग कंसेप्ट माना गया है। तो जो सर्वेक्षण है उस जो बिहार में हुआ है वो एक सर्वेक्षण हुआ है, वो जनगणना नहीं हुई है और जनगणना मूलतः केंद्र का विषय है। ये ब्रिक्स का सम्मेलन है वो कहाँ हो रहा है? जी सर, सॉरी सर, इसके बारे में मैं नहीं। इसके बारे में नहीं पता। वर्तमान में है वो राजस्थान सरकार द्वारा एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी सर। कौन सा पखवाड़ा है, उसको क्या नाम दिया गया है, उसमें क्या क्या काम है वो प्राथमिकता के आधार पर है वो किए जा रहे हैं? सर जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, आप दीनदयाल उपाध्याय जो शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बताइए, यही चल रहा है पखवाड़ा अभी। जी सर, उसके तहत मुख्य रूप से जो रास्ता बंद होते हैं उनको खोलने का, जो बिजली के तार है, खंभों की समस्याएं हैं या कुर्रेजात रिपोर्ट है, नामांतरण की दिक्कतें हैं, इस प्रकार के जो प्रशासन से जुड़े काम है उनका एक जगह निपटारा किया जाता है। क्या नाम दिया गया है इसका, एक्यूरेट क्या नाम है इसका? जी सर, दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोजित कुछ ऐसा नाम है सर। ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, वो कौन थे, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? जी सर, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे और इन्होंने एक मानव का आधिक्य एकात्म मानववाद कंसेप्ट दिया था। क्या है ये एकात्म मानववाद का कंसेप्ट है, वो क्या है? जी सर, इसका जो मूल भावना है वो वसुधैव कुटुंबकम के समान है कि जो सभी मानव है पूरी सृष्टि मतलब पूरी पृथ्वी के, उन्हें एक रूप में माना जाए इसे। इस संघाई सहयोग संगठन जी सर। अभी हुआ है, कहाँ हुआ है, कितने देश हैं, भारत की तरफ से है वो, इस संगठन में है वो, किसने हिस्सा लिया, और उन्होंने वहां की जो साझा स्टेटमेंट है उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। जी सर, ये अभी हाल ही में चीन में आयोजित हुआ है और इसमें हाल ही में बेलारूस एक नया सदस्य देश के रूप में पिछला जो अधिवेशन हुआ था उसमें बना है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और जो मध्य एशिया के देश हैं वो इसमें शामिल हैं, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके। और हाल ही में रक्षा मंत्री जी ने इस पर, हमारे जो रक्षा मंत्री जी है उन्होंने इसमें भाग लिया है और उन्होंने जो एक संयुक्त एक घोषणा पत्र होता है उस पर साइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि उस पर कहीं पर भी आतंकवाद की आलोचना नहीं की गई थी। इस मुद्दे को लेकर नाराजगी थी। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आप पटवारी थे 5 वर्ष तक। जी सर। तो पटवारी रहते हुए आपको इतना समय मिला कि आप आपकी जॉब परिवर्तित कर पाए? क्योंकि मेरा तो 10 वर्ष का अनुभव रहा है प्रशासन का। वहाँ मैं मानता हूँ पटवारी और वीडियो को तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती अगर वास्तविकता में योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें तो। जी सर, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पटवारी एक ऐसा पद है जिसको 24 घंटे अलर्ट रहना होता है और उसमें काम करना होता है। लेकिन सुबह जल्दी उठ करके रात को जो भी मुझे समय मिला उसमें मैंने इस पे अध्ययन किया और साथ-साथ मेरी ये 1 महीने की या 2 महीने की तैयारी नहीं है। जब मैं पटवारी पद पर चयनित नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैंने आरएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। और इसके रहते मुझे पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी अनुभव हो गया था, तो साथ में जब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया तो मेरा इस पे सिलेक्शन हो गया। ठीक है। आप बताइए नामांतरण का क्या होता है और विरासत का नामांतरण कैसे खोलें? जी सर, नामांतरण एक तरीके से जो हमारी जमाबंदी है, जो अधिकार है, उनको परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। इसके तहत जो विरासत का जो नामांतरण है, वो ग्राम पंचायत के द्वारा फैसल किया जाता है। सबसे पहले पटवारी के पास इसका आवेदन आता है या पटवारी पहले सोमनी। पटवारी के पास आता है, पहले ग्राम पंचायत? नहीं सर, इससे सबसे पहले पटवारी के पास आवेदन आता है, वो कहीं पर भी जो संबंधित व्यक्ति है वो आवेदन कर सकता है। उसके पश्चात पटवारी द्वारा नामांतरण खोला जाता है, जिसको आईएलआर द्वारा जाँच किया जाता है, तत्पश्चात वो ग्राम पंचायत। कैसे खोलेंगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आधार क्या है? कैसे मतलब उसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स नीड होगा एज़ अ पटवारी? क्या-क्या चीज़ें जाँच करेंगे आप? गिरदावर साहब तक अपने उसको पहुँचाने से जी पहले सर। आप किन-किन चीज़ों को दस्तावेज़ आपको चाहिए? विरासत का नामांतरण मैंने कहा है। जी सर। तो विरासत में सर सबसे पहले तो जो विरासत है वो ही चाहिए होगी जो विरासत लिख के जाती कौन बनाता है उसको? है। ये सर सांख्यिकी विभाग बनाते हैं, उसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। विरासत को। जी सर। बस इसीलिए मैंने वो पहला सवाल आपसे किया था जी कि सर। पटवारी रहते आपको इतना समय कैसे मिल गया कि आप पढ़ पाए? जी सर। सबसे बेसिक काम है पटवारी का नामांतरण। जी सर। मानते हैं इस बात को? जी सर। और विरासत का नामांतरण तो यूजुअल प्रोसेस है जी सर। और उसकी बेसिक का आपको पता नहीं है 5 वर्ष का पटवारी रहने के बाद। इसका मतलब आपने अधिकांश समय आपकी पढ़ाई को ही दिया। नहीं सर, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने जो ऑफ़िस में अधिक कार्य किया है बजाय फ़ील्ड के, तो इस वजह हाँ, तो से वो मुझे ऑफिस जानकारी आपने इसीलिए तो लिया
कि जनता को प्रत्यक्ष आप जैसा व्यक्तित्व होता जो आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो जनता को कितना फायदा मिलता है किसी गांव में आप पटवारी होते तो। सर मैंने ऑफिस लिया नहीं था, मुझे जब तहसील अलॉट हुई थी तब मुझे ऑफिस का काम ही दिया गया था। तो आपने कभी डिमांड की कि कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से कि साहब मेरे को किसी हल्का पटवारी में पटवारी लगाया जाए? जी सर, कार्य करते हुए मुझे जो ऑफिस का काम है उसमें काफी पारंगत हासिल हो गई थी, इसलिए जो अन्य पटवारी थे वो ऑफिस का कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे, इस वजह आपने से। आवेदन किया कभी? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। जी सर, मैंने तहसीलदार सर से इसके लिए कहा था। तहसीलदार सर तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको चार्ज दे सकते थे, कुछ कर सकते थे। वास्तविकता में तो पटवार हल्का निर्धारण का अधिकार एडीएम साहब और डीएम साहब को। जी सर, निश्चित रूप से पटवार हल्के का अधिकार उनको है, लेकिन जो ऑफिस से जो ये फील्ड में लगाने का जो कार्य होता है वो तहसीलदार साहब के द्वारा किया जाता है, तो उनके द्वारा मुझे ये कार्य नहीं दिया गया था। ठीक है। ये 3 नाम सुने आपने? सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, कुरेजा। हाँ जी सर। तीनों में अंतर बताएं। जी सर, जो सीमा ज्ञान है वो पत्थरगढ़ी से पूर्व की प्रोसेस है, जिसके तहत पटवारी के द्वारा खेत पर जाकर जो चारों खूने हैं उनको माप की जाती है, उनके बारे में जानकारी उसकी प्राप्त माप की कैसे जाती करवाई जाती है पटवारी के द्वारा? है। जी सर, जरीब के माध्यम से। ये जरीब क्या होती है? जैसे जरीब जमीन को मापने का एक माध्यम है। वर्तमान में कौन कौन सी जरीब प्रचलन में है राजस्थान में? जी सर, पहले शाहजहानी जरीब प्रचलन में थी, गंटरी जरीब प्रचलन में थी, वर्तमान में मीटरी जरीब प्रचलन में है। शाहजहानी और गंटरी जरीब में क्या अंतर है? जी सर, शाहजहानी जरीब जहाँ 165 फुट की होती थी, वहीं गंटरी जो जरीब है वो 132 फुट की होती है। ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? कौन से राजस्थान, कौन से भाग में शाहजहानी जरीब प्रचलन में रही? वर्तमान में तो मीट्रिक सिस्टम पे लिया है यहाँ, लेकिन जी उससे सर। पहले। और गंटरी जरीब कहाँ प्रचलन में? जी सर, ये क्षेत्र वाइज तो मैं जानकारी नहीं रखती हूँ, लेकिन पहले। फिर मेरा वही आपको फाइनलाइज रहेगा कि पटवारी पर कम और अपने आगे के फ्यूचर पर ज्यादा ध्यान लगाया। नहीं सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके लिए मैंने लगातार ठीक है, 10 आगे साल। सीमा ज्ञान के आगे बढ़े, थोड़ी ज्यादा पत्थरगढ़ी। जी सर, जब सीमा ज्ञान के तत्पश्चात फिर पत्थरगढ़ी के आदेश होते हैं जो कि एसडीएम साहब देते हैं, इसका अधिकार तहसीलदार सर को नहीं है। और जो सीमा ज्ञान है उसके आदेश तहसीलदार साहब द्वारा दिए जाते हैं। और जो कुर्रे जात है वो विभाजन के समय बनाई जाने वाली एक रिपोर्ट है। काय का विभाजन? जब दो भाई अपने खतौनी या फिर दो परिवार वाले अपनी खतौनी अलग करना चाहते खतौनी क्या होती है? हैं। जी सर, जो उनके खेत का पूरा माप है वो। माप को खतौनी कहते हैं। जी सर, जिसमें जो हमारी जमाबंदी है उसको पूर्व समय में खतौनी के रूप में अधिक प्रचलन में थी, हालांकि अब उसका एक परिवर्तित रूप बताया ना, जमाबंदी। खातों का जो अपन वो रखते हैं उसे खतौनी कहते हैं, आप कह रहे हैं माप को खतौनी कहते हैं। सॉरी सर। ठीक है, आगे बताएं। कुरेजा जी सर, कुर्रे जात के लिए वो एक तरीके का एक कौन नक्शा तैयार बनाया करता जाता है? है। कुरेजा जी सर, तहसीलदार साहब कुर्रे जात तैयार करते वो तैयार करते हैं, पटवारी तैयार करके फिर तहसीलदार साहब उसको अप्रूवल करते हैं। हैं। जी सर, ये पटवारियों की मदद से तैयार की जाती है, लेकिन मुख्य इसका जो अधिकारी है वो वो तो तहसीलदार निरीक्षण और साहब। फाइनल अप्रूवल का काम करते हैं तहसीलदार साहब। नहीं सर। वो थोड़ा ना लेकर के बैठते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक ही। नहीं सर, जो एक नियम है उसके तहत तहसीलदार साहब को ये काम करना होता है और एसडीएम साहब इसको निर्देश देते हैं, पटवारी की इसमें भूमिका नहीं होती है। ठीक है, एसडीएम साहब कब निर्देश देते हैं इसके बारे में? एलआर एक्ट का कौन सा सेक्शन है? माफी चाहूंगी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी। पटवारी को एलआर एक्ट और टेनेंसी एक्ट के बेसिक प्रोविजन पता नहीं होते, कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? सर, जो इसमें बहुत सारी धाराएं हैं तो कई ये बार। तो बहुत बेसिक है, कुरेजात और ये जितने भी नाम मैंने पूछे, ये बात तो आप भी मानते हैं, पटवारी के डेली के काम है लगभग लगभग ये। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी धाराएं हैं जो कई बार फैक्ट दिमाग से चलो निकल जाते छोड़िए, केस स्टडी देता हूँ इसी से रिलेटेड, कुरेजात से रिलेटेड। हैं। जी कि दो भाई, दो नहीं चार भाई, एसडीएम साहब के पास मामला जाता है, जी सर। 136 का प्रकरण है। हाँ जी। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे आप। जी सर। एसडीएम साहब के पास मामला जाता है, वहां पता चलता है कि एक भाई अब डिमांड कर रहा है कि साहब मेरे को सड़क की अप्रोच दी जाए। हुआ क्या है कि पहले सपोज कीजिए उसका ये खेत था पूरा, जी सर। उसने क्या किया कि पहले गांव का रोड इधर जा रहा था, तो उसने इस वाले एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। जी एक सर। भाई ने यहाँ कर रखा है, एक ने यहाँ कर रखा है, एक ने यहाँ कर रखा है, एक ने यहाँ कर रखा है। कुछ समय बाद क्या होता है कि नेशनल हाईवे यहाँ से निकल जाता है जी सर। इस वाले रास्ते से, तो अब जो ये गांव का रोड था उससे ज्यादा प्रोमिनेंट ये रोड हो गया, जी सर। क्योंकि यहाँ से एनएच निकल चुका है, रिंग रोड बन गया, कुछ भी जो भी एक्सवाइजेड है। जी सर। अब ये वाला जो भाई था वो जो पहले सही जमीन पर था, जबकि इन दोनों तो बेचारों ने उस जमीन को समतल किया है, मानते गांव ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः यही मामले रहते हैं। जी सर। अब इन दोनों ने एसडीएम साहब के पास रिपोर्ट लगाया कि साहब हमें भी मुख्य सड़क पर अप्रोच दिया जाए, और जो इसका विभाजन किया जाए, इस पूरे खसरे का जो विभाजन किया जाए उसमें इस प्रकार से विभाजन किया जाए कि सबको मुख्य सड़क पर अप्रोच मिले। जबकि पहले इन दोनों ने जिधर मुख्य सड़क थी, गांव की सड़क, क्योंकि तब वही थी, उधर ले लिया। जी सर। अब एसडीएम साहब ने मामला सुना,
तो आप बताएं कि इन चारों को किस तरह से विभाजन किया जाना चाहिए। पहला तो कानून क्या कहता है, एलआरएट क्या कहता है, और दूसरा नैतिकता क्या कहती है। हाँ जी सर, इसका जो मुख्य जो थीम है वो ये है कि प्रत्येक भाई को अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी जमीन दी जाए, और जितने भी जो रास्ते हैं अवेलेबल हैं वो सभी को उसमें उपलब्धता हो, किसी के भी साथ इस प्रकार का भेदभाव ना हो। तो कानून भी यही कहता है और नैतिकता भी यही कहती है, यदि वो उन दोनों भाइयों की जमीन पीछे हो गई है तो उसका विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि चारों को जो सड़क मार्ग है तो वो ये तो उपलब्ध हो। बेचारे, वो तो मान लो लकीली इनके लिए निकल गया इधर रास्ता, जी जब सर। तक ये रास्ता नहीं निकला तो इनको कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं। जबकि प्रैक्टिकली तो आप भी जानते हैं कि जी तहसीलदार सर। और एसडीएम साहब क्या करते हैं, जिसका जहाँ कब्जा है वहां दे दिया जाता है उसको। जी सर, प्रैक्टिकली ये किया जाता है, लेकिन जो गाँव वाला जो रोड था, उसपे भी जो पहले 4 भाग किए गए थे, उसमें पिछले वाले लोगों के पास रास्ता नहीं था, जो नहीं था, जब तब वो उनके सिर्फ लिए। एज अ पगडंडी पीछे जो साइड में रास्ता बना रहे हैं उसका उपयोग कर रहे थे। जी सर, वर्तमान में मेरे अनुसार तो यही होना चाहिए कि वर्तमान में सड़क निकली है, तो किसी के भी साथ एक प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए, और चारों को खेत का विभाजन इस प्रकार तो से। भाई इन दोनों ने तो अपने आप जमीन को समतल किया है, सारी को अपने रहने योग्य बनाया है। लगभग 100 वर्ष तक इनके ने और इनके पूर्वजों ने पगडंडी का उपयोग किया है, जबकि ये जो दोनों हैं वो तो पहले से ही कर रहे थे, तो नैतिकता के हिसाब से तो पूर्णतः गलत है। सर, इसका कहीं न कहीं उन दोनों भाइयों ने पहले ऑब्जेक्शन किया होगा, यदि उनके पास रास्ता नहीं था तो। और यदि रही बात समतल ज़मीन की, तो जब एक ही पूरा खेत है और 4 भाई रह रहे हैं, तो ज़मीन तो लगभग सेम ही होगी। उन्होंने भी उस ज़मीन को ठीक करने के लिए उतने ही प्रयास किए होंगे, क्योंकि दोनों ज़मीनों के मध्य बहुत अधिक अंतर दिखाई नहीं देता है, जब वो एक ही खेत के चलो 4 हिस्से छोड़िए, हैं। लास्ट मेरा सवाल एक केस स्टडी टाइप का है। कहा जाता है छोटा मोटा उपहार ले लेने से कौन सी बड़ी बात है, कभी कभी ले लेना चाहिए। तहसील में कई बार आते हैं ऐसे प्रकरण को, ठीक है। इससे तो कार्य करने की प्रेरणा बनी रहती है। मैंने अपने प्रशासनिक अनुभव में सीखा ही है, अपने साथियों की बातें कि छोटा मोटा उपहार ले लेते हैं यार, मोटिवेशन मिलता है, क्या फर्क पड़ता है। किसी से डायरेक्ट उड़न ले रहा है, कोई भगवान के मंदिर में भेंट चढ़ा के जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ जाता है उससे। जीडी में कोई अधिकारी पकड़े गए, नाम लेना उचित नहीं होता किसी का भी, तो उन्होंने कहा बोले मंदिर में तो प्रसाद है, कोई चढ़ा दे तो कौन मना करता है लेने से। आप इस बात से सहमत हो, और ये प्रसाद कितनी बार ग्रहण किया आपने। जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जैसा कि हमारे राजस्थान सेवा नियम है, उनमें इस बात के लिए पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है, और जो हमारी आचार संहिता है, उसमें भी कहा गया है कि यदि आप किसी भी प्रकार का उपहार ग्रहण करते हैं, उसके बारे एक में। आपके अधिकारी का नाम ऐसा बता दे जो ऐसे आए हों आज तक, क्योंकि मुझे नहीं मिल पाए अभी तक ऐसे। जी सर, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, मैंने इस प्रकार की घटनाएँ नहीं देखी। श्री सुरेंद्र प्रसाद सर हमारे एसडीएम सर रहे हैं 2 साल तक, तो वो काफ़ी ईमानदार छवि वाले हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम ये किया नाम है। मैंने क्यों नहीं सुना आपसे पहले। सॉरी सर, मैं। ऐसे लोग तो मतलब टिप्स पे काउंट होते हैं, जब भी सचिवालय में हम लोग बैठते हैं या कहीं बैठते हैं तो चर्चा होती है ऐसे लोगों की। तो सर, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं नहीं जानती हूँ कि आपने उनका नाम क्यों नहीं सुना है। इसके अलावा बहुत से तहसीलदार सर के भी साथ मैंने काम किया है, जो पूर्णतः ईमानदारी से उन्होंने अपने पद का कर्तव्य निर्वहन किया है, और मैं अपने बारे में भी यही बताना चाहूँगी कि यदि इस प्रकार की घटनाएँ होती, तो निश्चित ही कभी न कभी तो एक प्रकार से ट्रैप होते, या फिर कोई कार्रवाई नहीं, वो होती। तो जनता का उसूल है, जो पकड़ा गया चोर है, बाकी सब उखाड़ है। ये अ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, वो तो हो सकता है आज तक पकड़ में नहीं आए। सर, आजकल का जो डीआईएलआरएमपी के बाद जो पूरा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, उसमें इस प्रकार की जो घटनाएँ उनकी। नामांतरण के लिए तो आज तक भी मैडम जो सबसे बड़ा प्रकरण आता है उसके लिए तो आज तक हम समय सीमा निर्धारित नहीं कर पाए। सर, उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, और उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाती है कि किस स्तर पर पेंडिंग है। लेकिन ऑब्जेक्शन तो लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन के तो 100 तरीके होते हैं। कुर्सी नामानी है, विरासत का रजिस्ट्रेशन नहीं है, 100 तरीके। वर्तमान तो में वो सर तो एक हम काम करते हैं तो दूसरा लेक्चर नाम ढूंढ ही लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और हिंदुस्तान तो इस चीज के लिए फेमस है। निश्चित रूप से एक भारत की मुख्य कमी भ्रष्टाचार है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार इसके जो खत्म करने के लिए मैं काफ़ी आपकी उपाय बात से कर रही है। सहमत नहीं हूँ सर। सीमा जी, जी सर। आपके नाम के 5 पर्यायवाची शब्द बताइए। जी सर, परिधि, हद, और अभी सर 2 ही याद कर पा रहे हैं। ठीक है। एक आपने स्ट्रेंथ में लिखा है समय प्रबंधन। जी सर। समय प्रबंधन की किसी थिंकर की कोई टेक्निक आपको पता है, जैसे आइजनहावर का? जी सर। जी सर, बताओ। आइजनहोवर ने जो मैट्रिक्स सिद्धांत दिया था, उसके तहत उन्होंने समय प्रबंधन के लिए बताया था कि किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, किन कार्यों को डेलीगेट कर दिया जाए, इस प्रकार से। 4 कौन-कौन से थे? जी सर, एक डू इट फर्स्ट था, इसके अलावा एक डेलीगेट था, और इसके अलावा एक अवॉइड था, और एक, सॉरी सर, मैं अभी। अवॉइड था? जिसे सर त्याग दिया जाए, जैसे कि दोस्तों से गपशप करना, तो एग्जैक्ट उसके टाइम। डिलीट था?
अवॉइड नहीं था, डिलीट था। थैंक यू सर। थर्ड एक और था, मैं माफी चाहूंगी। ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स भी आपके सब्जेक्ट रहा है। जी सर। आपने अभी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत एक ये बहुआयामी धारणा है जिसके अंतर्गत काफी सारी चीजें आती है, जैसे सड़क है, रेल है, डाक है, तार है, बिजली मैंने है। डेफिनेशन पूछी है, जी सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहेंगे? जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा नेटवर्क है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम होता है। एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम होता है। सक्षम होता है। तो फिर हॉस्पिटल, जी सर, हॉस्पिटल भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। और इसके अलावा लोग, माफी चाहूंगी सर इसकी एग्जैक्ट मैं ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स बता दीजिए। जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जैसे मोटी टर्म में तो मुझे ऐसे मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया है इसके अंतर्गत जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, और सड़क भी आती है, रेल भी है, डाक भी है, तार भी है। इनको क्या कहेंगे? इनको क्या कहेंगे? फिजिकल, जी सर, इनको फिजिकल, जी सर। भौतिक। जी और सर। एक होता है सामाजिक। सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? जी सर, इसके तहत शिक्षा है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, और इस प्रकार की चीजें आती है। ठीक है। एक अभी जस्टिस वर्मा का कोई मैटर चल रहा है, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस वर्मा, जी सर। उनका कोई मैटर चल रहा है और उनके महाभियोग की बात चल रही है, आपके ध्यान में है कुछ? जी सर। क्या मैटर है? सर, उनके घर पे नकदी पाई गई थी काफी बड़ी मात्रा में, और इस कारण वो तो ये महाभियोग जो है, इस महाभियोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? जी सर, जो महाभियोग की वो प्रोसेस है वो अनुच्छेद 124(4) के तहत निर्धारित की गई है। इसके लिए सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में सबसे पहले लोकसभा में किन के लिए? ये हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए है या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लिए है? जी सर, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन और इन सब के लिए है। अच्छा, बताइए, प्रोसेस बताइए। जी सर, सबसे पहले राज्यसभा में 50 लोगों की साइन और लोकसभा में 100 लोगों की साइन के द्वारा प्रस्ताव जो अध्यक्ष होते हैं उनको पेश किया जाता है। ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। उसके पश्चात प्रथम सदन में जो ये प्रस्ताव जाता है, वहां पर एक जांच कमेटी का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा इसमें एक कानून विशेषज्ञ और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इनके द्वारा जांच की जाती है। यदि जांच सही पाई जाती है तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति जी के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं, बहुमत कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? जी सर, बहुमत साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है। बताते जाओ कुल की साधारण में कितना परसेंट वोटिंग होना चाहिए? जी सर, साधारण बहुमत उपस्थित लोगों का जो बहुमत होता है वो। इसके अलावा उपस्थित लोगों का बहुमत कितना? 50% से अधिक, आधे से अधिक। अच्छा, जी सर, और जो विशेष बहुमत है उसमें जो उपस्थित सदस्य है उनका 2/3 बहुमत, इसके अलावा जो कुल सदस्य है उनका बहुमत, इन दोनों शर्तों का पूर्ण पालन होता है तो वो विशेष बहुमत माना जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रोसेस है उसमें केवल 2/3 बहुमत का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा एक प्रभावी बहुमत भी होता है जो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए काम में आता है। अनुच्छेद याद है इनके? सॉरी सर, ऐसे ये अलग अलग स्थानों पर प्रयुक्त हैं, जैसे आपातकाल है उधर भी बहुमत की बात की गई है, और जैसे कि अभी मैंने बताया लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए उसमें भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग। ठीक है। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। जी सर। और इन दोनों से हटके एक होता है यूरो इश्यूज। ये यूरो इश्यूज क्या होता है और इसका नाम यूरो इश्यूज क्यों है? माफी चाहूंगी सर, मैंने इसके बारे में। एफडीआई एफपीआई तो सुना है। हाँ जी सर। एफडीआई के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? जी सर, एक ग्रीन फील्ड होता है, एक ब्राउन फील्ड होता है। ठीक है, तो एफडीआई की परिभाषा बताओ। जी सर, ये विदेशी व्यक्तियों के द्वारा जब विदेशी व्यक्तियों के द्वारा? जी सर, जो विदेशी संस्थाएं विदेशी व्यक्तियों के द्वारा जो हमारे देश में संस्था या व्यक्ति या दोनों, या उसकी जगह निवेशक वर्ड यूज करेंगे? जी सर, निवेशक शब्द यूज कर सकते हैं तो। कर सकते हैं या करेंगे? जी सर, करेंगे सॉरी। ठीक है।
तो उनके द्वारा जो भारत में कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है उसके 2 प्रकार हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। नहीं, उसके तो 2 प्रकार हैं, प्रबंधन एफडीआई में और एफपीआई। जी सर, प्रबंधन में भागीदारी के साथ जो ऐसा तो 2014 से पहले था। हम्म, प्रबंधन में भागीदारी के साथ ऐसा 2014 से पहले था। 2014 के बाद में क्या आ गया? 10% और मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। जी सर। इक्विटी क्या है? सर माफी चाहूंगी इसके बाद। आपकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है? इकोनॉमिक्स रहा है ना जी आपके सर। सब्जेक्ट? हाँ। एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई क्या होता है? जी सर, ये संस्थागत निवेशक होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशक। जी सर। अभी भी ये जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है, ये चल रही है, इसको हटा दिया? माफी चाहूंगी सर, मैं इससे अवेयर नहीं हूँ। एक तो होता है एफआईआई, एक होता है क्यूएफआई। इन दोनों को जोड़ करके एक नई कैटेगरी बन गई है। कौन सी बनी है? माफी चाहूंगी सर, मैं इसके बाद। जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी सर, जो जीडीपी है उसमें मूल्यह्रास को घटा करके जो देश में कुल वस्तु और सेवाओं को। वो तो एनडीपी हो गया। जी सर। जीडीपी और जीएनपी की बात कर रहा हूँ। जी सर, जीडीपी जो घरेलू जो नागरिक है उनके द्वारा। नागरिक है या निवासी है? सर घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवासियों के द्वारा जो देश की सीमा के अंतर्गत रहकर जो कुल उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसका मूल्य। और जो इसके अलावा जीएनपी है वो उसमें केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, चाहे वो भारतीय नागरिकों या भारतीय निवासियों? सर भारतीय निवासियों के द्वारा जो देश और विदेशों में निवासी किसको मानेंगे? जी सर, जो पिछले 6 महीने से भारत में निवास कर रहे 6 महीने से 1 साल से? हैं। सॉरी सर, कंफर्म नहीं। ठीक है सर। मौद्रिक पॉलिसी क्या होती है? जी सर, जो मौद्रिक नीति का प्रावधान 2016 के बाद किया गया है। जी सर, सॉरी सर, मैं मौद्रिक नीति जो आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए जो एक योजना अपनाई जाती है उसे सम्मिलित रूप से मौद्रिक नीति कहते हैं। एक वर्ष में है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा है वो कितनी बार है वो मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है? जी सर, ये हर 3 महीने के पश्चात समीक्षा की जाती है। श्योर है आप कि 3 महीने में है वो एक बार है वो मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है? सर 3 या 4 महीने में से अच्छा। कंफ्यूजन। अभी जो लेटेस्ट जो मौद्रिक नीति है जी उसमें है वो क्या परिवर्तन किए गए थे? सॉरी सर, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। पहले राजस्थान में कुछ संभाग है वो निरस्त किए गए, जी सर। जिले निरस्त किए गए। अब शहर के नजदीक है वो 200 पंचायतें हैं वो खत्म कर दी गई। इस डिसीजन को आप कैसा मानते हैं? जी सर, जो उस दौरान जिले बनाए गए थे वो सरकार का उद्देश्य सुशासन की स्थापना करना था, लेकिन जो कई बार हल्की जल्दबाजी में कुछ छोटे जिले गठित कर दिए गए थे जिनका महत्व उतना अधिक नहीं था। इस कारण से सरकार पर अत्यधिक वित्तीय भार ना आए तो उन जिलों को निरस्त किया गया था। तो मैं इस डिसीजन को सही मानती हूँ और जो उचित थे उनको अभी है वो शहर के नजदीक है वो 200 पंचायतें हैं वो खत्म कर दी। इसको कैसा मानती हैं आप? जी सर, मैंने इसके बारे में भी पढ़ा नहीं है। हो सकता है कि उसको जो शहर के नजदीक है उनको नगर पालिका में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें निरस्त की गई हो। ये लाडो प्रोत्साहन योजना, जी सर, जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए है वो महिलाओं को है वो दिए गए हैं जी सर। कैश। तो इस स्कीम को आप किस रूप में मानते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए? जी सर, प्रत्येक योजना के 2 पक्ष होते हैं। जो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति है और जो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए या कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, तो निश्चित ये योजना उसमें कारगर साबित होगी। हालांकि इसके कारण सरकार पे कुछ दबाव आता है, राजकोषीय जो घाटा है उसमें बढ़ोतरी होती है। आप एक इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं। अर्थशास्त्र की दृष्टि से है वो इस तरह की जो फ्रीबीज स्कीम्स हैं
जी सर। उनके बारे में आपका क्या राय है? जी सर, सभी योजनाओं को हम फ्री बीज में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ योजनाएँ ऐसी हैं जो हमारे देश की जैसी स्थिति है, जो हमारे मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं या महिलाओं की स्थिति है, उनके लिए अति आवश्यक है। हालाँकि इसमें हम कुछ प्रावधान कर सकते हैं, जैसे कि लाड़ू प्रोत्साहन योजना में किया गया है कि यदि आप नामांकन करवाएँगे, स्कूल में आगे पढ़ाई करेंगे, 12th तक जब पढ़ाई करेंगे, आगे ग्रेजुएशन करेंगे, तभी आपको सुविधाएँ दी जाएँगी। तो इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए। बैठो सीमा जी। सीमा जी, आपको कैसा लगा आपका? जी सर, अभी सही, आपका खुद का इवैल्यूएशन खुद करें, देखिए यहाँ पे जी। जी सर, इसमें थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, अभी मेंस में लगे हुए थे। आपको 1 तारीख को इंटरव्यू है ना? हाँ जी। आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है आपने। कॉन्फिडेंस लेवल हम देख रहे थे, कॉन्फिडेंस में आपने बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी है। एवरेज से ऊपर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रखा है आपने। जी सर। तो जो नहीं आता है उसके लिए मना कर दो, जी सर। और जो अभी तक जो पढ़ रहे हो उसको ही देखो थोड़ा सा। जैसे इकोनॉमिक्स में है मौद्रिक पॉलिसी, वो 1 साल में 6 बार समीक्षा करती है आरबीआई, 2 महीने से समीक्षा करती है। इस लेटेस्ट में है वो रेपो रेट कम की है, सीआरआर है वो कम किया है, जी सर। क्योंकि इन्फ्लेशन है वो बहुत नीचे चल रही है। तो ये तो होगा इसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमिक्स की वजह से आपसे पूछा जा सकता है। ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, आम आदमी है वो इसको है वो कैसे रिलैक्स महसूस करे, आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा। सीधा सा है कि उनकी जो ईएमआई है वो कम हो जाएगी। जी सर। ठीक है, बाकी अच्छा है आपका। पटवारी को लेकर भी आपकी 5 साल काफी क्वेश्चन हो सकते हैं, और हो सकते हैं क्वेश्चन है वो। एक ही आपका, एक तो जियो पॉलिटिकल इश्यूज है, रशिया यूक्रेन हो गया, इसराइल ईरान हो गया, इंडिया पाक हो गया। एक इंडिया के रिलेशंस हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, यूके के साथ, कनाडा के साथ में। एक पीएम की जो रिसेंट यात्राएं जो जहाँ जहाँ हुई है, भले वो साइप्रस और क्रोएशिया हो गई है, कनाडा हुई है, अभी भी कई देशों की यात्राओं पर जाएंगे। इनको एक बार थोड़ा सा देख लेना। एक चूंकि इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है, तो कम से कम जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, फॉरेक्स रिजर्व, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक साइंस टेक के बारे में थोड़ा सा देख लेना। वैसे आपके के लिए तो क्वेश्चन शायद ही बने कि साइंस टेक में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, चैट जीपीटी हो गया, फिर भी पूछा जा सकता है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना। एक तो ये संघाई जो कॉरपोरेशन वाला ऑर्गेनाइजेशन है, एक नाटो है, एक ब्रिक्स है, एक G7 का जो समिट्स अभी हुई है, अभी चल रहे हैं, अभी चल रही है, आपका रिसेंट चल रहे हैं ये तीनों चारों। नाटो का भी चल रहा है, नाटो का हुआ है, ब्रिक्स का है, G7 का भी हुआ ही है। तो इनके बारे में एक बार देख लेना कि कहाँ कहाँ हुए हैं, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या रही है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कब बने थे, कैसे बने थे, इनका मूल उद्देश्य क्या है, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेना। एक होम डिस्ट्रिक्ट पर यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट की भी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लगती हैं, कितने राज्यों के लगती हैं, कितने जिलों के लगती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक वहाँ के कोई फेमस पर्सनालिटीज हो, वहाँ के कोई टूरिस्ट पॉइंट हो, उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना। आपके डिस्ट्रिक्ट की क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दूर करने के लिए आप कौन से स्टेप्स लेंगे, वगैरह वगैरह। और इनकम के सोर्स लोगों के क्या है, इनके बारे में एक बार देख लेना। एक जॉब रिलेटेड, आप स्कूल में रहें तो स्कूल का नामांकन कम क्यों हो रहा है, या स्कूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है सर ने पूछी भी आपको, इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। एज अ होल आपके डेप्थ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सॉरी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका प्रोफाइल है ना, जैसे स्कूल का सर ने एजुकेशन फॉर, तो ये लगभग ये जो पेज है, अगर यहाँ तक वो, बाकी तो सर एंड तो कहीं। ये हाईकोर्ट जज के का जो इन्वेस्टमेंट है, ये 125, ये 124 फॉर्म है क्या? नहीं, हाईकोर्ट का वहाँ लिखा हुआ है कि उसको हटाने की प्रक्रिया वही होगी, तो यहाँ 124 में सुप्रीम कोर्ट जजेस का है, सुप्रीम कोर्ट जजेस का है ना। मैंने पर्टिकुलर नाम लेके पूछा कि हाई कोर्ट का के जज का है क्या,
सर उसमें वो तीनों प्रक्रिया दोनों की सेम है, लेकिन हाईकोर्ट जज का आर्टिकल अलग है। आई थिंक अच्छा, 215 219 में से ही है। अच्छा जी। सर सर हाँ इसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। तो वो एक बार है ना, पर प्रक्रिया दोनों सेम, और प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं, न्यायिक जांच अधिनियम 1968 अच्छा जो आपने कहा, और साइन नहीं करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव लाएंगे 50 और 100 साइन नहीं करेंगे, आपने साइन करंट इश्यूज है वो देखें क्योंकि ये करंट इश्यूज का और मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल अभी 8 रिलैक्स तारीख हो तक आप, रहेगा। स्ट्रेस नहीं ले बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था तुम्हारा, कुछ आ और रहा है या नहीं आ और रहा? अब कोई मौक भी देने की आवश्यकता बिल्कुल। नहीं। हाँ थोड़ा सा पटवारी का आप तैयार कर लें, और जो 2-3 एस्पेक्ट आपको बताया, मिरर के सामने घर के 2 छोटे भाई या बहन किसी को भी लेके बैठ जाएं और आप एक बार कोशिश कर लें, बस इतना पर्याप्त है, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा देखो confidence- आपके दो चीजें हो गई, पटवारी प्लस एजुकेशन, जी सर ये दोनों, फिर पॉलिटिकल साइंस, जी तीन सर चीजें हो गई। पॉलिटिकल साइंस को लेकर अभी ये जो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इनको आप जो सम्मेलन हो रहे हैं, आईआर से रिलेटेड होगी ना ये सारी। तो ये चीजें हैं जो आप बच्चों, आपको तो इसी के इर्द गिर्द आपको आपको जो पूरे ये- सरफेस में